नमस्कार, मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ और चूँकि चुनावी माहौल है और अब जो है पूरे देश में बहुत तेज़ी से लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और सभी राजनीतिक दल लगातार डेवलपमेंट्स पर लगे हुए हैं। हर क्षेत्र की नई-नई अलग-अलग कहानियाँ होती हैं, अलग-अलग चुनावी सरगर्मियाँ होती हैं। अगर बड़े लेवल पे हम देखें तो बीजेडी और बीजेपी के बीच एनडीए में आने की जो चर्चा चल रही है, वो काफ़ी बड़ी खबर है और दूसरी बहुत बड़ी खबर है कि बीएसपी, एसपी और कांग्रेस वो साथ में आ सकते हैं उत्तर प्रदेश में, के लिए आज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। लेकिन हम जो बातचीत आपके बीच करने के लिए आए हैं, वो ना ही तो बीजेपी के बारे में है, वो ना ही कांग्रेस के बारे में है, इन दोनों मुद्दों पर नहीं है। दरअसल आज हम आपसे जो बातचीत करने जा रहे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हम मूलतः पॉलिटिकल चर्चा करते हैं और आपको अपने ख़्यालात का आपके सामने बताते हैं, इक्वेशंस बताते हैं, साथ ही ये बताते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय चल क्या रहा है। और आज जो बातचीत हम आपसे करेंगे, वो यकीनन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो आपको वो सुनेंगे आप, तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। दरअसल हम आज आपके सामने वो राज खोल रहे हैं पॉलिटिकली कि आखिर क्या कारण है कि जयंत चौधरी जो आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो अपने 10 साल के करियर को दांव पर लगाकर 10 साल में उन्होंने जो अर्जित किया, उसको वो बदल कर वो एनडीए में शामिल हुए और जिनको 7 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ने के लिए दे रही थी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो 2 पर ही राजी हो गए। 2 पर अब उन्होंने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। जिनमें से एक है बागपत के राजकुमार सांगवान और दूसरे हैं चंदन चौहान बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के। इसके अलावा जयंत अपनी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ा पाए और जो इसमें भी सबसे आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि भावनाएं हिलोरे मारती हैं सभी की, तो जयंत चौधरी की भी भावनाएं हिलोरे मार रही थी अपने पिता के लिए। चौधरी अजीत सिंह जो मुजफ्फरनगर से चुनाव हार गए थे, तो वहां पर संजीव बालियान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और जयंत भूलते नहीं थे इस बात को कि उनके पिता को संजीव बालियान ने चुनाव हराया था। संजीव बालियान फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी और आरएलडी का अब गठबंधन है, तो अब जयंत चौधरी कैसे वोट मांगने जाएंगे संजीव बालियान के लिए। तो ये बड़ी विकट परिस्थिति है। तो आज हमने कोशिश की है कि ये जानने की है कि और समझने की कोशिश की है, लोग जैसे बातचीत करते हैं, एक्सपर्ट्स बातचीत करते हैं, दिन भर हमसे बातचीत करते हैं, या हम लोगों से बातचीत करते हैं, पॉलिटिकल लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी में कुछ हम लोगों से बातचीत करते हैं, आम लोगों से बातचीत करते हैं और बातचीत करके फिर उस बातचीत को छानने की कोशिश करते हैं। कई बार हम खुद से भी सोचते हैं और छान करके देखने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे है क्या। तो जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के बाद बहुत सारे सवाल हैं। जैसे पहला सवाल तो यही है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमेरा वर्ग को एकजुट करने का काम किया था। उनके पिता ने बहुत प्रयास किए थे, जयंत चौधरी ने बहुत अधिक प्रयास किए थे, खासकर मुसलमानों का भरोसा जीता था जो टूट गया था 2000 दंगा के बाद। वो करीब आए थे जो दूर चले गए थे 2017 में। 2014 के चुनाव में आरएलडी की जो खराब स्थिति हुई थी दो राजनीतिक दल की, तो वो मुसलमानों का दूर छिटक जाना भी एक वजह था। फिर मुसलमान फिर से पास में आया। तो अब जब ये हासिल कर लिया था जयंत चौधरी ने, तो अब जो कुछ उन्होंने हासिल किया था तो उसको बदलने की क्या जरूरत थी। बदलना इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि ये कह देना कि मटिया मेट कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, तो पॉलिटिकली इस तरह की बातचीत नहीं की जा सकती। आदमी दो अलग रास्ते चुनता है। तो अब ये सवाल है कि नुकसान तो हुआ जयंत चौधरी को। ये 7 सीटों से 2 पर आना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अक्सर लोग जो हैं वो ये कहते हैं साहब, जैसे अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि आप 7 से 2 पर आ गए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। असल मूल मूल बात है कि जयंत चौधरी का समाज, जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, वो संघर्ष के लिए पहचाना जाता है। असली मुद्दा ये है कि उसका समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना और संघर्ष की क्षमता को समाप्त कर देना, आसान रास्ता चुनना, ये ज्यादा परेशान कर रहा है। अमूमन आप बात करें खासकर जिस कम्युनिटी के वो है ना, जाट कम्युनिटी के लोग, उनके बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि वो जल्दी से समर्पण नहीं करते हैं। तो समर्पण वाली बात जो है वो गले नहीं उतर रही है। तो हमने कई लोगों से बातचीत की। कुछ लोग कह रहे हैं साहब जयंत चौधरी जो है वो पार्टी का दर्जा खत्म हो रहा था इसलिए वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब 7 लड़ते और एक भी ना जीतते, उससे अच्छा है कि 7 में से हम 2 लड़ेंगे, दोनों जीत जाएंगे।
कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब सरकार में हमारे लोग बहुत दिनों से नहीं थे और सरकार के न होने की वजह से पार्टी कमजोर हो रही थी, तो चूंकि पार्टी कमजोर हो रही थी, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे थे, इसलिए सरकार के साथ खड़े रहना जरूरी था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए कुछ पुराने मुद्दों को लेकर के जांच से संबंधित कुछ इश्यूज थे और रियल एस्टेट का कोई इशू है, तो उसमें इनके कोई बीच में जिन्होंने ये तय कराया है कि वो उनका कुछ देखते हैं काम, तो उनके पास तक कोई जांच का कोई इशू चला गया था, तो फाइल वगैरह कोई इशू था, फाइलों की धूल हट रही थी, तो इसलिए ऐसा हुआ। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जयंत चौधरी जो है वो अखिलेश यादव उनका बार-बार उनकी बात को नजरअंदाज कर रहे थे और उनको जो है अपने प्रत्याशी उनके टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। बहुत सारे मुद्दे हैं। तो देखिए ये जितनी बातचीत है, मैंने जयंत चौधरी पर एक्चुअली इससे पहले अब तक बातचीत नहीं की है और आप लोगों ने कई टीवी डिबेट्स में मुझे जयंत चौधरी बातचीत करते हुए देखा है, तो मैं जानता हूँ कि जब आप मुझे सुनेंगे तो कुछ मेरे ऐसे दर्शक हैं, मेरे ऐसे मित्र हैं जो मुझे सुनना जो है इस पर उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि उनको लगता है कि वो इतने लंबे समय से जयंत पर बात कर रहे हैं, तो वो मुझे कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं मान रहा हूँ कि ये जितने इश्यूज भी अब तक पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने और जर्नलिस्ट ने अब तक चर्चा की है कि जयंत चौधरी इसलिए चले गए, उसलिए चले गए, तो मैं समझता हूँ ये सब इश्यूज जो है वो छोटे इश्यूज हैं। इनमें से एक भी इशू नहीं है ऐसा कि जिसमें जयंत चौधरी का मन बदल सकता था। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी कोई डील तो हुई, आखिर जयंत गए क्यों है? देखिए अगर ये बात है कि जयंत चौधरी जो है वो ये कहें कि भारत रत्न मिला गया चौधरी चरण सिंह को, इसलिए मैं राजनीतिक तौर पर जो है मैं मेरा दिल जीत लिया, इसलिए मैं चला गया भारतीय जनता पार्टी में के साथ, उनके साथ मैंने गठबंधन कर लिया, एनडीए में चला गया, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। चौधरी चरण सिंह इतनी बड़ी शख्सियत है कि आज नहीं तो कल उनको भारत रत्न मिलना ही था, और अगर उनको भारत रत्न मिला भी और वो डील करके भारत रत्न मिला कि भारत रत्न दे रहे हैं, तो पुरस्कार की कोई डील नहीं होती, इज्जत का कोई मोल नहीं होता। हम कहते हैं सब चौधरी, जितने आप चौपाल में जाइए, चौधरियों के पास जाइए, जितने आप हुक्का लेके गड़गड़ाते मिलेंगे, मोड़े पे बैठकर बातचीत करते मिलेंगे, उनसे बात कर लीजिए। सब लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि इज्जत का कोई मोल नहीं होता। इज्जत कोई डील से मिलती है क्या? इज्जत कोई डील से नहीं मिलती, इज्जत तो सम्मान है। इसलिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला और इसलिए वो एनडी के साथ चले गए, तो मैं नहीं मानता। जयंत चौधरी बहुत पढ़े लिखे, बहुत होशियार, बड़े समझदार आदमी, मैनेजमेंट के आदमी है, बिजनेस की पढ़ाई की है, सब समझते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि वो मैसेज ये दिया। एक्चुअली मैं ये समझना खुद भी चाहता था और आपको भी बताना चाहता हूं कि इनमें से एक भी इशू ऐसा नहीं है, ना ही अखिलेश जी वाला, कि अखिलेश यादव जी जो है उन्होंने 7 सीटों की बात की। तो अभी आप देखिए जो 3 मुख्य डिसीजन अब तक लिए गए हैं, एक राजकुमार सांगवान का प्रत्याशी बनाने का बागपत में, एक चंदन चौहान का प्रत्याशी बनाने का बिजनौर में, एक अनिल कुमार का कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल करने का। तीनों डिसीजन जयंत चौधरी की आइडियोलॉजी को नहीं सूट करते। अनिल कुमार को लेकर आए हैं, वो राजपाल बालियान के साथ साथ वो अशरफ अली का नाम था, फिर प्रसन्न चौधरी का नाम सबसे आगे था जो शामली के विधायक है, वही सबसे ज्यादा लगे थे कि भाजपा के साथ चले जाओ, तो उनको तो मंत्री नहीं बनाया गया। राजपाल बालियान सबसे सीनियर है, उनको नहीं बनाया गया, चर्चा थी उनके नाम की, तो अनिल कुमार को क्यों बनाया गया? तो अनिल कुमार को पहले इसलिए बनाया गया, अनिल कुमार जो है वो दलित कम्युनिटी से आते हैं और जाटो भी हैं, तो शायद ये जाटों को साधने की कोशिश है और भारतीय जनता पार्टी मैसेज देना चाहती है। उनके पास में कोई जाटो नेता इतना बड़ा है नहीं जिसको वो उत्तर प्रदेश में दिखा करके, इसके फेस को दिखा करके वो जाटो समाज के वोट को अपनी तरफ ले सके। तो अनिल आए हैं तो जाहिर है उसमें बीजेपी की सलाह होगी, भारतीय जनता पार्टी की सलाह होगी। राजकुमार सांगवान कार्यकर्ता को सम्मान दिया है, खुद इनके परिवार के आदमी लड़ते, चारू चौधरी लड़ती, ये खुद लड़ते या किसी को लड़ाते, तो वो जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि हम कार्यकर्ता को सम्मान देने की बात करते हैं, बीजेपी देती है टिकट कार्यकर्ताओं को, तो वो भी वही जो विचारधारा है वो वहीं से, मुझे लगता है राजकुमार सांगवान का टिकट भी बिना भारतीय जनता पार्टी की सलाह के नहीं हुआ है। और चंदन चौहान का टिकट, चूंकि वो गुर्जर है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर बहुत बड़ी संख्या में है और युवा भी है, और फिर सतीश महाना जो है, जो विधानसभा अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, वो 9 बार के विधायक है कानपुर से, वो चूंकि समधी भी है चंदन चौहान के, तो उनके टिकट में भारतीय जनता पार्टी की सलाह कहीं से रही है, ये मैं मानता हूं कि मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो कल अखिलेश यादव की सलाह से
जयंत चौधरी के टिकट तय हो रहे थे और आज भारतीय जनता पार्टी की सलाह से जयंत चौधरी के टिकट और मिनिस्ट्री तय हो रही है, तो इसका मतलब तो यह है कि सलाहकार तो बदला है। कल अखिलेश यादव थे और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्थिति में आज है उसी स्थिति में कल थे। तो इंडिपेंडेंट फैसला तो कल भी नहीं ले रहे थे, आज भी नहीं ले रहे हैं। और किसी भी राजनीतिक दल को इंडिपेंडेंट फैसला लेना भी नहीं चाहिए। सलाह करना कोई गलत बात नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल जयंत चौधरी को ये नहीं कह रहा हूँ कि जयंत चौधरी गलत है, यहाँ बिल्कुल गलत नहीं है। बस जो आपका सहयोगी है उससे सलाह करके अगर आप फैसला ले रहे हैं तो बिल्कुल ठीक बात है। इसमें मैं जयंत चौधरी के साथ हूं, उनकी मैं सम्मान करता हूं कि ठीक है आप सलाह करके फैसला लीजिए। लेकिन जब आप अखिलेश यादव से सलाह कर रहे हैं तो आप जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, और जब आप भारतीय जनता पार्टी से सलाह कर रहे हैं तो आप खुश हैं, ऐसा मतलब कुछ दिख रहा है। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि ये जितने इश्यूज हैं ये सब माइनर इश्यूज हैं। मेजर इशू क्या है? देखिए साहब, मेजर इशू ये है, मेजर इशू है हरित प्रदेश। आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल का एक मुद्दा है हरित प्रदेश। राष्ट्रीय लोकदल का यह मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाया जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाया जाए। अगर ऐसा हो जाता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश बन जाता है, तो यहां विकास की संभावनाएं अधिक खुलेंगी। दो तीन ऐसी डिमांड हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की अपनी डिमांड है। जैसे एक तो यहाँ हाईकोर्ट के बाहर इशू है, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश का अलग राज्य और हरित प्रदेश के नाम से वो बनाया जाए, कुछ भी दूसरा नाम दिया जाए, और मेरठ उसकी राजधानी। तो ये लोकदल के बहुत पुरानी डिमांड से और बहुत ज्यादा इसमें प्रयास किया गया है। चौधरी अजीत सिंह ने बहुत प्रयास किया, इनके कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से इनकी डिमांड कर रहे हैं कि आप सुनिए क्या है। दरअसल कहानी यह है कि जयंत चौधरी ना तो राज्यसभा सांसद बनना चाहते हैं और ना ही जयंत चौधरी जो है उनकी ये मेंटेलिटी है कि वो जो है दो नहीं चार सांसद बना लें और अपना चुनाव चिन्ह बचा लें, पार्टी को प्रॉब्लम ना हो, उनका दर्जा ना छिन जाए। ये नहीं है। जयंत चौधरी ने एक बड़ा ख्वाब देख लिया है और वो बड़ा ख्वाब है सीएम बनने का ख्वाब, चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब। उनके पिता चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, एक परिस्थिति ऐसी बनी थी कि वो बन सकते थे, नहीं बने। उनके दादा वो चीफ मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे बाद में, लेकिन पहले चीफ मिनिस्टर रहे चौधरी चरण सिंह। जयंत चौधरी ने एक ख्वाब देख लिया है और वो ख्वाब है सीएम बनने का ख्वाब। बहुत सारे लोगों से बातचीत में और इस चर्चा को आगे बढ़ा करके जो बात छन कर आई है वो ये है कि जयंत चौधरी बनना चाहते हैं सीएम। अब जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे कैसे? उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है, उत्तर प्रदेश में जो है वो पूरा राज्य बहुत बड़ा राज्य है। जाट समाज से जैसे जयंत आते हैं तो वो इतना प्रभावित नहीं कर सकते कि पूरे उत्तर प्रदेश के वो सीएम बन जाए। कठिन काम है। अखिलेश यादव है, योगी आदित्यनाथ है, आगे बढ़े तो कई लोग, ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, फिर केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो पिछलों का नेतृत्व जो है, अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो अखिलेश यादव विपक्ष में, फिर अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य, और ब्राह्मणों की अगर बात करें तो ब्रजेश पाठक, और ठाकुरों की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ। यानी अभी दूर दूर तक कोई संभावना है नहीं उनके उत्तर प्रदेश में सीएम बनने की। तो सीएम कैसे बनेंगे? सीएम ऐसे बनेंगे कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग स्टेट बन जाए तो जयंत चौधरी वहां सीएम बन सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का इस बारे में क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है कि उत्तर प्रदेश बड़े राज्य का, 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी, 403 विधानसभा सीट, बड़े राज्य के 4 हिस्से किए जाए, सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। एक कारण तो यह है कि हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए और मोदी जी का वर्चस्व जो अभी भी माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए इस बात की बहुत संभावना है कि वो ही अगला चुनाव जीत सकते हैं। ज्यादा संभावना है। देखिए, सभी राजनीतिक पार्टी लड़ती है तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन मोदी जी की ज्यादा संभावना है। जब सेंटर में उनकी सरकार रहेगी और स्टेट में उनकी सरकार रहेगी तो राज्य को 4 हिस्सों में बांटना आसान है। और जब भारतीय जनता पार्टी, पहला काम है राज्य को 4 हिस्सों में बंटवाना, और जब पहले काम राज्य को 4 हिस्सों में बंटवाना, उसके बाद हरित प्रदेश और हरित प्रदेश बनवाना, तो जब हरित प्रदेश बनेगा तो जयंत चौधरी के सीएम बनने की संभावना अधिक हो जाएगी। और सीएम बनने की संभावना जब अधिक हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे वो, तो अगर वो 70 विधानसभा सीट के आसपास बनेंगी और 70 में से लगभग 36 सीटों पर बहुमत होगा और 25 सीटों के आसपास भी अगर राष्ट्रीय लोकदल जीत जाती है तो जयंत चौधरी जो है, जिसकी संभावना है, क्योंकि 9 तो उनके पास में अभी भी है, तो
जिसकी संभावना है, तो वो अगर ऐसे जीत जाते हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि एक ख्वाब उनका पूरा हो जाएगा। वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ जिसकी कैपिटल होगी, सीएम यहाँ बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर उनके विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या में कम भी रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसी तर्ज पर, जैसे नीतीश कुमार के कम विधायक होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन करके नीतीश कुमार को सीएम बनाए रखा है बिहार में, ताकि और दूसरी जगह पर जो दूसरी कुर्मी वोट है जैसे उत्तर प्रदेश में है, तो वो उनका समर्थन उनको मिले। तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि जयंत चौधरी की डील सीएम वेस्ट यूपी का मैं बनूंगा, इस बात को लेकर के हुई हो। अभी तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं और हम इस बारे में और भी बात करेंगे, और अब इसके खुलासे भी हम करेंगे कि इस डील में और क्या कहते हुआ है। लेकिन फिलहाल नमस्कार।